नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था, उनकी धार्मिक नीतियों के बारे में जाना था। आज हम लोग उसके आगे का इतिहास पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासन करते हैं और मुग़लों का किस प्रकार से पतन होता है। तो आज मुग़लों के पतन के बारे में और औरंगजेब के उत्तराधिकारी के विषय में हम लोग जानेंगे। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत, जो 175 साल, लगभग पौने 200 साल तक जिन्होंने शासन किया, वह पतन की ओर चली जाती है। कई बादशाह ने मेहनत, छल कपट एवं परिश्रम एवं कई एन केन प्राक्टेन कई तरह की विधियों या तरीकों को अपनाकर उन्होंने मुग़ल शासन को आगे बढ़ाया था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो हम देखते हैं कि मुग़लों का पतन जो है तेज़ी से होने लगता है। तो मुग़लों के पतन के कई कारण थे। आइए हम लोग जानते हैं कि मुग़लों के पतन के क्या क्या कारण थे। मुग़लों के पतन में सबसे प्रमुख जो कारण था वह योग्य शासकों का अभाव था। औरंगजेब का शासन काल जो है लगभग 50 वर्षों तक चला। यह शासन अकबर के लगभग शासन के बराबर था। लेकिन वहीं बाद के वर्षों में हम देखते हैं तो लगभग 8 शासकों ने लगभग उतना ही शासन किया जितना औरंगजेब ने, अर्थात लगभग 50 वर्षों में 8 शासक बदल गए, शासक बदले और उनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होती रही और जो मुग़ल शासन था वह अस्थायी तो नहीं रह पाया। उनके विकास, उनके जड़ को मजबूत करने के लिए उनके औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो है ध्यान नहीं दे पाए और अंततः जो है योग्य शासकों के अभाव के कारण मुग़ल सल्तनत का, मुग़ल काल का, मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह औरंगजेब की दक्षिण नीति थी। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर जो थे वह विद्रोह कर देते हैं अपने पिता के खिलाफ और खुद को बादशाह घोषित कर देते हैं और उनका पीछा करते हुए औरंगजेब जो है वह दक्षिण की ओर जाते हैं और दक्षिण की ओर यद्यपि वह कई युद्ध लड़ते हैं और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर इत्यादि शहरों को, जगहों को जीतते हैं, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि दक्षिण के अभियान में उन्हें काफ़ी धन की हानि होती है। काफ़ी धन उनका खर्च होता है। यहाँ तक कि जो विश्वासघात वहाँ पर किए जाते हैं, विश्वासघात को रोकने के लिए और उनको अपनी ओर मिलाने में भी उनको बहुत सारे धन उस पर खर्च करने पड़ते हैं। धन, उन्हें मुद्राएं उन लोगों को देना पड़ता है। और वहीं जो है तब से लेकर यानी 1682 ईस्वी से लेकर औरंगजेब उसी ओर अपने मृत्यु काल तक लगभग 25 वर्षों तक 1882 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक देखें तो औरंगजेब दक्षिण भारत में ही उलझा हुआ रहता है और वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत जो है वो व्यवस्था का शिकार हो जाता है और कहीं न कहीं उनकी दक्कन की नीति जो है वह मुग़ल सल्तनत के, मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनता है। अब आइए हम लोग तीसरे कारण के रूप में देखते हैं मुग़ल का साम्राज्य के पतन का। और तीसरा क्या अन्य कारण था, तो राजपूत वर्ग की उपेक्षा। जैसा आप हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हिंदुस्तान में जब मुग़ल आए और वास्तविक मुग़लिया सल्तनत की जब स्थापना की गई अकबर के द्वारा, तो अकबर ने किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए, अपने शासन के क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए उन्होंने राजपूत नीति का पहल किया और राजपूत से अब
हम लोगों ने किस प्रकार से देखा कि उन्होंने राजपूत नीति का पालन करके वैवाहिक संबंध किया, मित्रता कायम की, और जो राजपूत नेता राजपूत शासक नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध भी लड़ा। लेकिन जो नीति थी, अकबर कहा जाता है, अकबर अक्सर कहा करता था कि राजपूत शासकों से दुश्मनी नहीं की जा सकती है, राजपूत युवकों को मित्र बनाकर उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि औरंगज़ेब जब शासक बादशाह बनता है तो वह राजपूतों की पूर्ण अवहेलना करता है, और बार बार राजपूतों की जो अवहेलना की जाती है, इससे राजपूतों में जो है निष्ठा की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से जो है उत्तर भारत में जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल साम्राज्य है, पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि राजपूतों का साथ मिलना इन्हें मुग़ल साम्राज्य को बंद हो जाता है। पुनः चौथा कारण जो हम लोग देखते हैं, मुग़ल दरबार में उलेमा वर्ग का बढ़ता प्रभाव। इसके पूर्व में हम लोगों ने अकबर के शासनकाल में देखा कि किस प्रकार अकबर ने उलेमाओं की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने दरबार में कई गैर मुस्लिमों को उन्होंने बड़े बड़े पद और कई जगह के सूबेदार बनाए गए थे, उन्हें मनसब प्रदान किया गया था, सेनापति बनाया गया था। तो इस प्रकार से वो जो है उलेमा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए गैर मुस्लिमों को भी कई अहम पद उन्होंने सौंपे थे। इसके वजह से उलेमा और अन्य गैर मुस्लिमों में जो शक्ति का संतुलन जो है बना हुआ था। लेकिन इस समय हम लोग देखते हैं औरंगजेब के समय में कि वो राजपूतों की या गैर मुस्लिमों की जो है उपेक्षा करते हैं औरंगजेब। इसके वजह से क्या होता है कि उलेमाओं की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, और जिससे विद्रोह या तख्ता पलट की घटना जो है इस तरह की बढ़ने लगती है, और अंततः यह मुग़ल साम्राज्य के पतन में काफ़ी योगदान देता है। आइए हम लोग मुग़ल सल्तनत के, मुग़ल साम्राज्य के पतन के अन्य कारणों के बारे में जानते हैं। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, अगला जो पॉइंट है औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है वह भी काफ़ी हद तक मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्योंकि हम उसके पहले देख चुके हैं कि औरंगजेब के समय काफ़ी जो है वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति वह अपनाई गई थी। शाहजहाँ के काल में भी हद तक ठीक रहा, लेकिन जहांगीर काल से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिख गुरुओं को की हत्या करवाई जाती है, और इस प्रकार से औरंगजेब के समय में जो है धार्मिक जो है उन्मादता या धार्मिक कट्टरता जो है वह अपने चरम पर पहुंच जाता है, और अन्य धर्मों की अवहेलना उनके द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि वो उनके समय में जो है मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों में भेदभाव काफ़ी बढ़ जाता है, और उनमें कई और भी कट्टरता थी। जैसे उनके समय चित्रकला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी कब्र में चित्रकला को डालकर आओ जहाँ से वह निकलकर वापस ना आ सके। तो इस प्रकार के से उनकी जो कलाकारों की अवहेलना, कलाओं की उन्होंने अवहेलना की। इस प्रकार से जो है उनके साम्राज्य में एक बहुत बड़ा विरोधी जो है लोगों का एक बड़ा समूह जो है औरंगजेब का विरोधी हो गया था, उनकी नीतियों का विरोधी हो गया था। इतना ही नहीं, उनके समय में कई मंदिरों को भी तोड़ा गया था, और जो जजिया कर जो पूर्व में प्रतिबंध लगा दिया गया था उसे भी पुनः शुरू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग को अपना विरोधी औरंगजेब ने बना लिया था। यद्यपि अपनी योग्यता के बदौलत वह शासन को औरंगजेब बनाए रखा अपने काल तक, लेकिन उसके अयोग्य उत्तराधिकारी जो हुए उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
और मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसर हो गया। ये सभी सारे कारण जितने भी हम लोगों ने देखा, लगभग 5 कारणों को, तो ये सारे कारण ऐसे थे जिसके लिए औरंगजेब लगभग उत्तरदायित्व थे। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो अयोग्य उत्तराधिकारी, और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो सारे के सारे अयोग्य थे। उनमें शासन करने की क्षमता नहीं थी, और जो राजनीतिक समझ, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, और उनमें जो विवेक होना चाहिए शासन चलाने के लिए, वैसी क्षमता उनके उत्तराधिकारियों में नहीं थी। और हम देखते हैं उनके बाद, औरंगजेब के बाद एक कर एक शासक आते हैं जो है आपस में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और मार काट करते हुए वो गद्दी पे बैठते हैं। और उनका शासन जो है अयोग्यता की वजह से उनका शासन जो है वो लोकप्रिय होता जाता है, और मुगल सल्तनत जो है, मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर उन्मुख होता जाता है। और उनके अयोग्य शासक जो थे मोहम्मद शाह, उनके समय ही नादिर शाह जो है वह 1739 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करते हैं। लगभग 57 दिनों तक वो दिल्ली पर भयंकर लूटपाट मचाते हैं, और दिल्ली से बहुत सारा जो है धन दौलत लूट कर ले जाते हैं। पुनः उनके सेनापति जो है अहमद शाह अब्दाली भी आते हैं, और उनके द्वारा भी युद्ध लड़ा जाता है, और अंततः जो है वह मुगल साम्राज्य का पतन जो है और भी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे जिसके वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए, और जिनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी जिससे मुगल साम्राज्य की जड़ें कमज़ोर होती गई और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो मुगल 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उनके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। उनके 3 पुत्र इस प्रकार जिनमें संघर्ष उत्तराधिकार का शुरू होता है: मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम और आजम के बीच हम देखते हैं प्रमुख युद्ध होता है। कामबख्श के समय मात्र कामबख्श और मुअज्जम में मात्र एक हैदराबाद में युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन मुअज्जम और आजम के दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, जिसे जुआजू का भी युद्ध कहा जाता है। और उस युद्ध में हम देखते हैं उत्तराधिकार के इस युद्ध में मुअज्जम जो है वह अंतिम रूप से विजयी होता है, और 1707 ईस्वी में मुअज्जम जो है वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत की हिंदुस्तान की गद्दी पर वह बैठता है और शासक बनता है। जैसे ही मुअज्जम, औरंगजेब के बाद मुअज्जम जो है वह शासक बहादुर शाह के नाम से बनता है, वह सर्वप्रथम आमेर के राजा के विरुद्ध अभियान करता है। चूँकि आमेर के राजा ने उनके भाई आजम की मदद की थी, इस कारण से सर्वप्रथम वो आमेर के राजा जयसिंह के विरुद्ध जो है वो आक्रमण करते हैं, और उन्हें हटाकर उसके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठाते हैं, और आमेर का नाम वो मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर देते हैं। यद्यपि बाद में हम देखते हैं कि पुनः जयसिंह वहाँ का शासक पुनः बन जाते हैं। तो आइए, बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासन 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी यानी लगभग 5 वर्षों का रहा, उसके बारे में जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है वह
काफ़ी अयोग्य शासक थे, लापरवाह शासक थे और उन्हें आसपास की घटना का भी खबर नहीं होता था कि उनके शासन में क्या, साम्राज्य में क्या कुछ घटित हो रहा है। और यही वजह है कि इतिहासकार उसे शाहे बेखबर के नाम से अ, पुकारते हैं। शाहे बेखबर की उपाधि उन्हें मिलती है। इस प्रकार से वह एक बेखबर मतलब बेपरवाह और लापरवाह शासक के रूप में गिने जाते हैं। और सर सिडनी ओबले ने भी उनके बारे में कहा है कि बहादुर शाह प्रथम मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और देखते हैं हम कि बहादुर शाह प्रथम जो है वह गुरु गोविंद सिंह से भी अपना आशीर्वाद लेते हैं। और यही वजह है कि जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें बहादुर शाह प्रथम को गुरु गोविंद सिंह मदद करते हैं। उन्हें दक्षिण की भारत की ओर भेजा जाता है और अफगान युवक के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या भी कर दी जाती है। तो बहादुर शाह पुनः मराठा शासक को भी मदद करते हैं, संभाजी को कैद से बाहर निकालते हैं और तारा के साथ भी उनके प्रशासनिक संबंध अच्छे होते हैं। और अंततः हम देखते हैं कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार का संघर्ष इतना चल रहा होता है उस समय कि 1 माह तक, उनकी मृत्यु के उपरांत हम देखते हैं 1712 ईस्वी में 1 माह तक उनकी लाश यूं ही पड़ा रहता है। उसे जो है कब्र में नहीं दिया जाता है, उसे मिट्टी नहीं दी जाती है और 1 माह तक उनका शव यूं ही पड़ा रहता है। और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद हम देखते हैं कि उनके जो पुत्रों में हैं उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और जहांदर शाह जो है उनके अन्य 3 पुत्रों अजीमुशान, जहान शाह और रफ़ीउशान तीनों की हत्या कर हिंदुस्तान का वो बादशाह बनते हैं। और ये जो जहांदर शाह है उनको भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, चूँकि उनमें कोई भी चारित्रिक और प्रशासनिक क्षमता नहीं थे। और ये जो जहांदर शाह है उनका शासनकाल 1712 ईस्वी से मात्र 1713 ईस्वी 1 वर्ष का शासन उनका होता है। और उनके जो वजीर हैं उनका नाम जुल्फ़िकार शाह था और जुल्फ़िकार के हाथों का यानी अपने वजीर के हाथों का जहांदार शाह जो है वो कठपुतली था। और उनके चारित्रिक गुणों और उनकी जो अयोग्यता थी इसी के वजह से हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार शाह जो उनके वजीर थे और जहांदर शाह दोनों की हत्या जो है सैयद बंधुओं के द्वारा कर दी जाती है। इसी समय हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं की एंट्री होती है, का प्रवेश होता है और सैयद बंधुओं के द्वारा जो है जहांदर शाह और उनके जो मंत्री होते हैं, उनके वजीर जो होते हैं, वजीर यानी प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार शाह, उनको दोनों की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद बहादुर शाह का जो पुत्र था अजीमुशान, उसके पुत्र जो है फर्रुखसियर अगला बादशाह बनते हैं। जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर जो है अगला बादशाह बनते हैं हिंदुस्तान का और 1713 ईस्वी से 1719 के बीच में इनका शासन होता है। और फर्रुखसियर को भी जो है वह घृणित कायर के रूप में माना जाता है जो सैयद बंधुओं की ही मदद से शासक बने थे। सैयद बंधु जिनका नाम था सैयद हसन अली और सैयद अब्दुल्ला खान,
सैयद हसन अली और सैयद अब्दुल्ला खान, ये दोनों सैयद बंधु थे। दोनों भारतीय इतिहास में किंग मेकर की उपाधि इन्हें दी गई थी, यानी कि ये शासक को बनाते थे। लगभग 6 राजकुमारों को राजकुमार जो हैं इनकी मदद से गद्दी पे बैठे थे। और सैयद बंधु जो हैं उन्हीं के समय अंग्रेज़ों को भी मौका मिलता है। चूँकि दरबार में इस प्रकार का वातावरण था, इस प्रकार की अव्यवस्था थी, जिसका लाभ उठाने को का मौका अंग्रेज़ों को भी मिला। और उसी समय हम देखते हैं, पाते हैं कि फर्रुखसियर अथवा उनकी बेटी बीमार पड़ जाती है और उसे अंग्रेज़ी दवा, एक लाइलाज बीमारी जो हो जाता है, उसका इलाज डॉक्टर हैमिल्टन करते हैं और इसके एवज में जो है मुहमांगा उन्हें इनाम दिया जाता है। और उनके द्वारा यह इनाम मतलब मांगा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त या कर रहित व्यापार करने की छूट दी जाए और एक दस्तक जारी किया जाता है। तो इस प्रकार पहली बार हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी कर मुक्त व्यापार करने की जो छूट है वो पाते हैं, जिसे भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, तो अधिकार पत्र उनको यह मिला था। इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से यह अधिकार दिया गया था कि वह जो है बिना कर के वो व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दस्तक पत्र जारी किया गया था। इस दस्तक पत्र में यह कहा गया था कि वो व्यापारियों से, छोटे मोटे व्यापारियों से, बंगाल के व्यापारियों से वो कर वसूलें और एक निश्चित राशि जो है मुग़ल के खजाने में जमा करें और जो बची हुई राशि है, जो अन्य राशि वो वसूलते हैं, वह खुद ही वो अपने पास रखें। तो इस दस्तक पत्र में ऐसा कहा गया था। तो फर्रुखसियर के समय में ही हम देखते हैं कि 2 प्रकार का अधिकार जो है अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। अब आइए फर्रुखसियर के समय मुग़ल राजपूत के संबंध को देखते हैं। तो पहला शासक अकबर था और अंतिम शासक जो है फर्रुखसियर था, जिनके वैवाहिक संबंध मारवाड़ के शासक के साथ हुआ था। उस समय मारवाड़ के शासक अजीत सिंह थे और सैयद बंधु के द्वारा जो है उस समय जो युद्ध हुआ उसमें अजीत सिंह जो है वो पराजित किए जाते हैं और एक संधि होती है जिसके तहत अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे वो अपनी पुत्री इंद्र कुंवर की शादी मजबूरीवश फर्रुखसियर से कर देते हैं। और फर्रुखसियर जो है सैयद बंधुओं की जो हरकत है उससे मुक्त होना चाहते थे, सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहते थे। तो इन बातों का सैयद बंधु को पता चल जाता है और सैयद बंधु जो है वो मारवाड़ शासक अजीत सिंह से मिलकर फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्रुखसियर का जो है वह सैयद बंधुओं की मदद से ही अजीत सिंह के द्वारा हत्या कर दी जाती है और उनकी पुत्री जो है अजीत सिंह की पुत्री का बाद में इंद्र कुंवर को पुनः मारवाड़ ले जाया जाता है और उन्हें शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में लाया जाता है और उनका अन्यत्र विवाह कर दिया जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि फर्रुखसियर का दरबार जो है वो नाचने गाने वालों का दरबार था, जिस पर फर्रुखसियर का कोई लगाम नहीं था। फर्रुखसियर की प्रेमिका लाल कुंवर का भी पता चलता है और वह एक गणिका थी, वैश्या थी और जिनके इशारे पर जो है फर्रुखसियर शासन करता था और यही वजह है कि फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। और पुनः हम देखते हैं कि फर्रुखसियर की हत्या हो चुकी है। उनकी हत्या 1719 ईस्वी में हो जाता है और फर्रुखसियर के जो
पुत्र होते हैं उनका शासन शुरू होता है, लेकिन उनके दो जो पुत्र थे उनका नाम मात्र का शासन होता है। सैयद बंधु ही उन्हें गद्दी पे बैठाते हैं और पुनः उसे हटा भी देते हैं। वो दो जो शासक थे उनका नाम था रफ़ी उदौला जो शाहजहाँ द्वितीय के नाम से शासन करते हैं, और रफ़ी उद रजात। तो ये दो भाई होते हैं और दोनों में संघर्ष होता है, और अंततः जो है रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय के नाम से शासन बनते हैं। और तत्पश्चात जो है पुनः सैयद बंधुओं के मदद से उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, रफ़ी-उद-दौला को, और उसके पुत्र रोशन अख्तर को शासक बनाया जाता है। और रोशन अख्तर इस बार हम लोग देखते हैं औरंगजेब के बाद यह एक शासक बनते हैं जिनका शासनकाल जो है लगभग 27-28 साल तक लगभग चलता है, और यह भी एक अयोग्य शासक थे। रोशन अख्तर जो है वह मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनते हैं, जिनका वजीर चिनक्लिच खां था, और मोहम्मद शाह अपने वजीर चिनक्लिच खां के साथ मिलकर सैयद बंधुओं की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रोशन अख्तर जो 1719 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी तक जिनका शासन था, इनके शासनकाल में ही जो है खुद शासक मोहम्मद शाह सैयद चिनक्लिच खां अपने वजीर के साथ सैयद बंधुओं की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार सैयद बंधुओं का जो है अंत हो जाता है। और पुनः हम मोहम्मद शाह के बारे में देखते हैं तो मोहम्मद शाह को रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। कई इतिहासकार कहते हैं कि वह निर्वस्त्र ही दरबार में घूमता रहता था, और दरबार का जो वातावरण था वह काफ़ी गंदा था, गाली गलौज इत्यादियों का काफ़ी प्रयोग वहाँ किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उनकी कई तस्वीरें, मोहम्मद शाह की कई तस्वीरें जो है नग्न तस्वीरें, उनकी निर्वस्त्र तस्वीरें जो है इंग्लैंड के संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। तो इस प्रकार से इनको जो है मोहम्मद शाह को रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। और इनके समय में ही हम देखते हैं कि 1739 ईस्वी में जो है वह नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पे, और दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा जाता है, और पुनः अहमद शाह अब्दाली आते हैं। और इस प्रकार से जो है इनके शासनकाल में इनका शासन भी नाम मात्र का शासन था मोहम्मद शाह का, और इनके शासन में मात्र एक अच्छा काम जो वह यह था कि 1730 ईस्वी में जजिया कर को हटाने का कार्य इनके द्वारा 1730 ईस्वी में किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं अगला शासन। तो अगला शासक जो प्रमुख शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय जफ़र जो कि अंतिम शासक थे मुग़लों के, उनका शासन होता है। और वह उनका जो शासन था वह नाम मात्र का ही शासन था। यहाँ तक कि कहा जाता था कि दिल्ली से पालम तक ही मात्र उनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग दिल्ली सल्तनत के बड़े साम्राज्य जो है वह उनके हिस्सों से, मुग़ल साम्राज्य के हिस्सों से निकलता चला गया था, और सिमटकर काफ़ी छोटा सा मतलब उनका साम्राज्य रह गया था। वह दिल्ली तक ही उनकी हुकूमत जो है मुग़ल सल्तनत की दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गई थी। और इतिहासकार उन्हें अभागा बादशाह कहते हैं, जिसकी हुकूमत लाल किला के चार दीवारी तक भी नहीं थी। ऐसे अभागे बादशाह के रूप में उन्हें जाना जाता है। और उस समय जो थी हरम की औरतें भी उसका वफादार नहीं थी। उनकी बेगमें जो है अपने बच्चों को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जहर खुरानी से लेकर अंग्रेज़ों की चापलूसी किया कर रही थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
और की जो है उस समय का वातावरण, बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासन जो है नाम मात्र का शासन था, और वह जो है बहादुर शाह द्वितीय जफर उदास था और उसने अपनी शायरी में इन बातों का अक्सर जिक्र किया है। बात करनी कभी मुश्किल मुझे ऐसी तो न थी, जैसी है तेरी महफिल ऐसी न थी। ये अक्सर शाहजहाँ बहादुर शाह द्वितीय जफर के द्वारा बयान किया जाता है। तो देखते हैं, इस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल रहता है और इसी समय 1857 की पहली जो है राष्ट्रीय क्रांति होती है, और उसमें जो सिपाही जो है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को अपना नेता घोषित करते हैं, और अंततः जो है 1857 का विद्रोह कुचल दिया जाता है और बहादुर शाह द्वितीय जफर को बंदी बना लिया जाता है। उन्हें रंगून भेज दिया जाता है और 4 वर्ष की वहाँ पर निर्वासित ज़िंदगी वो भी उनकी बीतती है। उन्हें लिखने के लिए कागज़ कलम भी नहीं दिया जाता है, और उस रंगून में उनकी जो है उनकी ज़िंदगी काफ़ी दयनीय स्थिति में बीतती है, एक छोटी सी कोठरी में। और बहादुर शाह द्वितीय जफर यह गाते हुए दुनिया से रुखसत हुए कि कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली कुएं यार में। तो कहने का मतलब यह है कि बहादुर शाह द्वितीय जफर की जो मृत्यु है वह रंगून में ही हो जाती है। रंगून अभी बर्मा म्यांमार में है, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनका कब्र बनाया जाता है। और यह जो कब्र उनका बनाया जाता है बहादुर शाह द्वितीय जफर का वह अज्ञात स्थान पर अंग्रेज बनवाते हैं, और कब्र में काफ़ी मात्रा में चूना डाला जाता है ताकि उनकी हड्डियां भी गल जाए। और इस प्रकार से देखते हैं कि उनका कब्र भी जो है 100 वर्षों तक गुमनाम रहता है, और लगभग 100 वर्ष के बाद जो है उनका कब्र का पता चलता है 1951 ईस्वी में। और इस प्रकार से देखते हैं कि 7 नवंबर 1862 ईस्वी को बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे 87 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और जिस पे अकबर जैसे महान राजा ने शासन किया था। और जब बहादुर शाह जफर मरते हैं तो उनके 2 बेटे और एक जो है मौलवी उनके द्वारा मात्र किसी तरह से कंधा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है बहादुर शाह द्वितीय का जफर के साथ ही मुग़ल सल्तनत का, मुग़ल साम्राज्य का अंत हो जाता है।